उभार लिए हुए है, जिसको हम बल्ज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? तो घूर्णन के प्रभाव क्या है पृथ्वी पर? दिन रात का होना, पृथ्वी की जलधारा और पवनों पर विक्षेपण का प्रभाव। तीसरा, ध्रुवों का चपटाकार होना। चौथा, भूमध्य रेखा पर उभार का होना या फिर बल्ज होना। ये प्रभाव क्या है? घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है ना? तो प्रभावों को जरूर याद रखना है। ये अक्सर आ जाते हैं, फिर ऑप्शन में भी पूछ ले जाते हैं कि इनमें से क्या क्या प्रभाव घूर्णन के कारण पृथ्वी पर पड़ते हैं, या फिर इनमें से कौन सा प्रभाव ऐसा है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं ऐसे। ठीक है। फिर दूसरी जो गति होती है वो कौन सी है? परिक्रमण, जिसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते अपने अक्षीय कक्षा में क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? परिक्रमण गति कह रहे हैं। इसकी अवधि क्या है? 365 दिन, कुछ घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे 46 मिनट 48 मिनट। इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। और परिभ्रमण किसको कहते हैं? घूर्णन गति को। ठीक है ना? ये नाम जरूर याद रखना कि घूर्णन को ही हम परिभ्रमण भी कह रहे हैं और दैनिक गति भी कह रहे हैं। परिक्रमण को हम एक और नाम दिया गया है, वार्षिक गति। ठीक है ना सभी लोग? अब स्थिति आती है उपसौर और अपसौर की। पृथ्वी जब अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो दो स्थितियां जो बनती हैं क्या? एक तो पृथ्वी सबसे निकट स्थिति में आती है एक बार साल में, और सबसे दूर स्थिति में होती है सूर्य से। ठीक है ना? इन दोनों स्थितियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब पृथ्वी निकट होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। हमने इस चीज को याद कैसे किया था? उपसौर मतलब उपस्थित। इसको क्या कहते हैं? पेरीहिलियन यानी प्रेजेंट। एक इसका नाम जो है इंग्लिश में, उपसौर को बोलते हैं पेरीहिलियन, और अपसौर को बोलते हैं एपीहिलियन यानी एब्सेंट। और अपसौर मतलब दूर, उपसौर मतलब पास। एक याद करने का तरीका, हाँ, प्रेजेंट एब्सेंट से एपीहिलियन हो गया, प्रेजेंट से पेरीहिलियन हो गया। पेरीहिलियन मतलब उपस्थित, उपस्थित मतलब पास, यानी उपसौर। और एपीहिलियन यानी अपसौर यानी एब्सेंट। ऐसे याद रखा जा सकता है इस चीज को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसौर अपसौर हमेशा आता है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं। ठीक है ना सब लोग? ओके सर। ओके। चलो, अब अपने उपसौर में क्या लिखा हुआ? सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब निकटस्थ स्थिति में होती है उस स्थिति को हम क्या कह रहे हैं? उपसौर। और यह स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को, यानी इस माह बनी हुई थी यह स्थिति। कौन सी? उपसौर की, उपस्थिति की, पेरिहिलियन की। है ना? और दूसरी स्थिति क्या थी? जब पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सबसे दूर होती है सूर्य से, उसको हम क्या कहते हैं? अपसौर या फिर एपीहिलियन। ठीक है ना? और एक नीचे लाइन लिखी हुई है, अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की ओर होता है। अपसौर मतलब एपीहिलियन यानी दूर। जब दूर है तब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है दूरी की वजह से थोड़ा सा सूर्य तप जो है वो थोड़ा सा कम प्राप्त होगा उत्तरी गोलार्ध को। तो ये अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? सूर्य की ओर उन्मुख होता है। अभी अपना आगे पढ़ेंगे कि अपसौर वाली स्थिति बनती है ग्रीष्म काल में। और ग्रीष्म काल में क्या होता है कि सूर्य का उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। इस वजह से हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का सीजन होता है। और अच्छा है कि दूरी थोड़ी सी बड़ी हुई है तो गर्मी हमें थोड़ा सा कम महसूस होती है। अगर यह स्थिति उल्टी होती तो गर्मी हमें और ज्यादा महसूस होती। ठीक है ना? तो ये लास्ट लाइन है, एक पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाली चीज है कि अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर उन्मुख होता है और ये दूर की स्थिति है। ठीक है? अब आगे क्या है? उपसौर अपसौर की स्थितियां हम उसमें दिखाई गई हैं, सभी लोग देख रहे होंगे डायग्राम में। है ना? ऐसे ही उपसौर में क्या था? दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर उन्मुख होता है। उपसौर यानी पृथ्वी जब सूर्य से निकट है, पेरिहिलियन की स्थिति। इसमें क्या हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की
की ओर उन्मुख है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के निकट है तब दक्षिण गोलार्ध, है ना, सूर्य की ओर उन्मुख रहता है, जिससे क्या होता है कि सूर्यातप जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त हो रहा होता है, कब, उपसौर की स्थिति में। ठीक है। अब नीचे क्या है, एक और डायग्राम बना हुआ है जिसमें 23.5 डिग्री का केवल और केवल एक कोण दिखाया गया है। यह जो हम बात करते हैं 23.5 डिग्री का झुकाव है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पृथ्वी जो अपने तल से एंगल क्या बनाएगी, 90 में से 23.5 डिग्री हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, कितना बचा, 66.5 डिग्री। उतने का कोण अक्षीय तल से पृथ्वी के लंबवत ध्रुवों से मिलाते हुए रेखा पृथ्वी के अक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। ठीक है ना, ये चीज सबको क्लियर है। जी सर। जी सर। जी यस सर। सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को, विकास। नो सर। चलो, तो समीर सैफी बताइए कि उपसौर क्या होता है। समीर। सर उपसौर होता है जो सूर्य होता है, जो मतलब सूर्य की जो परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी होती है हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो 3 जनवरी को जो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो हाँ, उस स्थिति को ही हम अपसौर बोलते हैं, सॉरी उपसौर बोलते हैं उपसौर सर, उपसौर उपसौर बोलते हैं। जी सर। है ना। हाँ, याद करने का शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी बता गई है, उपसौर यानी प्रेजेंट यानी पेरिहिलियन, थोड़ा सा याद रखने के लिए। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना सकते हैं, याद बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ऑफशोर ऑफशोर में मिलते जुलते शब्द है ना, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्या है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए क्या करती है, 4 विशेष परिस्थितियों को बनाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के निकट उन्मुख होता है सूर्य की ओर, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या हो रहा होता है, शीत ऋतु होती है। अभी हमारे यहाँ क्या है, शीत ऋतु। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की उन्मुख नहीं है, सूर्य की विपरीत दिशा में उन्मुख है, और दक्षिण गोलार्ध इस समय सूर्य की ओर उन्मुख होगा, है ना। और दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर उन्मुख है, इसका मतलब स्थिति क्या है, उपसौर की, है ना। एक ऐसे भी रिलेट किया जा सकता है, उपसौर की स्थिति है वर्तमान में, 3 जनवरी अभी निकला भी है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और हमारे यहाँ क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ऐसी अवस्था में होती है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर उन्मुख हो, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़े रातें छोटी होती हैं, और ठीक विपरीत इसके दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होता है, दिन छोटे रातें बड़ी हो रही होती हैं, है ना। ये होता है ऋतु परिवर्तन, यानी कि सूर्य की किरणें जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में लगभग लंबवत पड़ रही होती हैं तो ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु है। और इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूसरी दिशा में उन्मुख हो, सूर्य के विपरीत दिशा में उन्मुख हो, उस समय क्या हो रहा होता है, दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जो कि आज अभी की वर्तमान स्थिति जो हम फेस कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी अभी वर्तमान जिस स्थिति में है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सूर्य के सापेक्ष जो मुख्य रूप से जो 4 स्थितियां बनती हैं, वो कौन कौन सी बनती हैं, एक तो विषुव। विषुव क्या होता है, जब सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी पर लंबवत विषुवत रेखा पर पड़े, तो इस स्थिति को कहते हैं हम विषुव। इस स्थिति में पृथ्वी के सभी अक्षांश बराबर मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करते हैं, यानी दिन रात की अवधि लगभग एक जैसी होती है, इसीलिए इस स्थिति को विषुव कहते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। और दूसरी ये स्थितियां 2 बार होती हैं साल में विषुव की। उसके बाद क्या आती है, एक स्थिति आती है मकर संक्रांति की, दूसरी आती है कर्क संक्रांति की, है ना। अब एक डायग्राम वहां बना हुआ है, अब डायग्राम सभी लोग देखो एक बार जरा, उससे अपन पढ़ते हैं। सोनम, प्रतीक्षा, अनु, डायग्राम सब लोग खोल लिए हो, देख रहे हो। यस जी सर। सर।
यस सर। चल, अब अपन को डायग्राम देखना है। देखो, ये 4 सिचुएशंस इस डायग्राम में बनाई गई हैं, है ना। ऊपर सबसे देख रहे हैं अपन 23 सितंबर, उसके बाद है 22 दिसंबर लेफ्ट साइड में, फिर 21 मार्च, फिर 21 जून। ये चारों ही स्थितियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे काफी सारे क्वेश्चन लगभग ऋतु परिवर्तन के सारे इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अपन शुरुआत करते हैं 21 मार्च की स्थिति से। 21 मार्च में क्या है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वसंत विषुव। 21 मार्च अभी आने वाला है, कहते हैं ना पतझड़ का मौसम, अभी आने वाला बसंत ऋतु, इसलिए बसंत विषुव 21 मार्च। इसके लगभग 6 महीने बाद 23 सितंबर है। उस स्थिति में भी 6 महीने बाद क्या हो रहा होता है, विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। इसको हम कहते हैं शरद विषुव। ठीक है ना। अब क्या हुआ, सूर्य जब 21 मार्च से पृथ्वी की स्थिति आगे की ओर, जब पृथ्वी रोटेट करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, तो विषुवत रेखा पर जो लंबवत किरणें पड़ रही हैं वो धीरे धीरे कहाँ की ओर बढ़ेंगी, कर्क रेखा की ओर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर सूर्य की किरणें पड़ना प्रारंभ हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं हम कि सूर्य जो है अब उत्तरायण अवस्था में आ गया है पृथ्वी के सापेक्ष। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ना प्रारंभ होती हैं, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाती है और रात की अवधि कम होने लगती है। अभी क्या है, रातें लंबी दिन छोटे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अभी नहीं है, अभी क्या है, वो भूमध्य रेखा के नीचे है। फिर भूमध्य रेखा के जब ऊपर पड़ने लगती है तब दिन की अवधि बढ़ने लगती है, रात की अवधि छोटे होने लगती है। ये कब तक होता है, जब तक कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत ना पहुंच पाए जाएं। यानी कि विषुवत रेखा से बढ़ते हुए कर्क रेखा की ओर जब लंबवत किरणें पड़ना प्रारंभ होती हैं, तो धीरे 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 करके 21 जून की स्थिति में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है। यानी 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब होती है, 21 जून को। ठीक है नहीं। अब क्या हुआ, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से आई, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही रेखाएं वह अंतिम बिंदु है जहां पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके ऊपर जो है सूर्य की किरणें वो लंबवत नहीं पहुंच पाती हैं, तिरछी जाती हैं, यानी कि उतनी तेज रोशनी या तीव्रता सूर्य की किरणों की नहीं होती है। ठीक है ना। एक चीज और क्या है, जब भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ना प्रारंभ होती हैं, इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होना प्रारंभ हो जाता है। जो हम कहते हैं ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक इस दोनों ही तिथियों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 21 जून में लंबवत किरणें पड़ना प्रारंभ हो गई कर्क रेखा पर। इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति या समर सॉल्स्टिस, है ना। अब 21 मार्च के बाद क्या हुआ, पृथ्वी और आगे बढ़ी। जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा से नीचे की तरफ लंबवत पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं और धीरे धीरे वापस आ जाती हैं भूमध्य रेखा की ओर। लंबवत स्थिति की बात करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। इस स्थिति को क्या कहते हैं, शरद विषुव या फिर ऑटमनल इक्विनॉक्स। अब क्या हुआ, इस अवस्था में भी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक का 6 माह का जो समय है, इसमें सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही होती हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहता है और इसी समय दक्षिण ध्रुव पर रहता है 6 महीने की रात। जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। जब 6 महीने की का दिन दक्षिण ध्रुव पर होगा तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अवस्था में चलते रहते हैं। ठीक है।
अब 23 सितंबर से जब पृथ्वी और आगे की ओर इस अवस्था में अपने बढ़ते सूर्य का परिक्रमण करते हुए, तब क्या हुआ, धीरे धीरे सूर्य से आपतित होने वाली लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ होती हैं, कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। और वह स्थिति जब मकर रेखा पर पड़ती है, सॉरी, जब मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, वह स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति, या फिर विंटर सॉल्स्टिस, या फिर शीत अयनांत। ठीक है ना। तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक धीरे धीरे सूर्य की किरणें क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध की ओर उन्मुख होना प्रारंभ हो गई, लंबवत, है ना। यानी कि अब क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो गई और रात की अवधि होना छोटी होना शुरू हो गई, है ना। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या हो रहा होगा, रातें बड़ी हो रही होंगी और दिन छोटे हो रहे होंगे। विरोधाभास की कंडीशन दोनों ही गोलार्धों में हमेशा रहती है। जब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन की अवधि बढ़ेगी, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी, तब उत्तरी गोलार्ध में छोटी होगी। ठीक है ना। तो क्या हुआ, 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक जो सूर्य से मिलने वाली किरणें हैं, वो दक्षिण गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी होती है। अब 22 दिसंबर के बाद फिर से जब सूर्य 21 मार्च की अवस्था में जो हम जा रहे हैं पृथ्वी और घूमते हुए, तब क्या हो रहा है, जो लंबवत पड़ने वाली किरणें हैं, वो पुनः रेखा से फिर विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। फिर 21 मार्च को स्थिति क्या आती है, विषुव की, यानी कि सूर्य से आपतित होने वाली 90 किरणें 90 डिग्री का कोण कहाँ बनाएंगी, विषुवत रेखा पर। ठीक है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति कहलाती है विषुव की, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं। 21 मार्च को विषुव को हम वसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर यानी 23 सितंबर के विषुव को हम क्या कहते हैं, शरद विषुव। विषुव मतलब दिन रात के समयावधि का बराबर होना। ठीक है। आया सबको समझ में। जी सर। यस सर। कोई डाउट किसी को। नो सर। चलिए, अब इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी, उसकी डिटेल में कुछ पॉइंट्स होंगे या छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, वो सारे इसमें लिख दिए हैं पॉइंट बना के, है ना, नोट्स में। तो उसको एक बार जब पढ़ेंगे आप, उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लिख लेना, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी हो क्वेश्चन तो वो लिख लीजिएगा कि हाँ कैसा है क्या है ना। स्थितियां चारों ही ध्यान रखनी है, और इन चारों ही डेट्स को भी याद रखना है। ये डेट वाइज भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और स्थिति से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में जब 21 मार्च होगा तो वो डेट दे देंगे 21 मार्च को किस गोलार्ध में क्या है। 21 मार्च सबको पता है विषुव है, तो दोनों ही गोलार्धों में एक जैसा दिन रात हो रहे होंगे, है ना। फिर 21 जून की स्थिति में पूछ सकते हैं, या फिर सीधा ये कहें कि जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है, इस समय दिन की अवधि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, नरेश क्या होगी, नरेश, नरेश सो गया भाई। विकास, जी सर, रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन ये है, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि छोटी होगी या बड़ी होगी। सर बड़ी छोटी होगी। बड़ी क्या होगी होगी, सर। बड़ी रात की होगी बड़ी। बड़ी नहीं होगी, बड़ी होगी सर, सर बड़ी। छोटी होगी दिन की रात की छोटी अवधि। होगी, रात की रात अवधि की पूछिए, छोटी होगी। छोटी होगी। सूर्य रात उत्तरायण है ना, सूर्य उत्तरायण है, इसका मतलब क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है सूर्य की लंबवत किरणें, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम है। हाँ तो सर दक्षिणी गोलार्ध में ही तो पूछा था ना दक्षिण सर गोलार्ध, आपने। हाँ हाँ, दक्षिण गोलार्ध में रात की अवधि बड़ी ही होगी, और हाँ दिन सर की यही अवधि तो क्या बता, होगी, हाँ रात छोटी बड़ी होगी। होगी और दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे। दिन छोटे होंगे रात बड़ी होगी, है ना। यही तो बोला था सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, सबने सही बोला। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन दिन रात
सिंपल है, सीधी सी बात है। जब सूर्य की किरण 21 मार्च के पश्चात कर्क रेखा की ओर बढ़ती हैं, तो अभी अपन ने देखा 21 मार्च के बाद जब कर्क रेखा की ओर बढ़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लगातार बढ़ती चली जाती है। और जब लंबवत होती है उसके पश्चात जब सूर्य की किरणें लौट रही होती है तो फिर दिन की अवधि कहाँ, अच्छा ये बताओ कि दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में कब तक बढ़ती रहेगी, ये कौन बताएगा? अभी ये वैसे अपने ने समझा है। विषुव तक सर, सितंबर तक। जब तक उत- हम्म, इक्वेटर पे जब सूर्य आ जाएगा ना, हाँ उस टाइम तक बढ़ेगी सर। 23 सितंबर तक नहीं, बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? 23 सितंबर 23 सितंबर। तक, हाँ सर। हाँ 23 सितंबर तक, ये बताया सही। लगातार दिन की अवधि बढ़ेगी 23 सितंबर तक। और कोई? 23 सितंबर तक नहीं बढ़ेगी, 21 जून तक बढ़ेगी। 21 जून तक बढ़ेगी ना सर? हाँ 21 जून तक बढ़ेगी। सर 21 मार्च से जब सन हाँ सर, ट्रॉपिक 21 हाँ से तरफ बढ़ेगी। जाएगा तो दिन बढ़ता जाएगा और 21 जून को हाँ जाकर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी हाँ रात हो जाएगी। जी फिर सर, जी दोबारा सर। बिल्कुल। 21 होना शुरू हो जाएगी सर। हाँ 21 जून तक ही बढ़ेगी, 21 जून के बाद दिन की अवधि कम होना शुरू हो जाएगी, है ना। और ऐसा ही अब दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या है, दिन इसमें दिन की अवधि कब तक बढ़ेगी सर 20 बताओ? और दिसंबर तक। 22 20 दिसंबर। दिसंबर 22। तक, हाँ 22 दिसंबर तक दिन की अवधि दक्षिण गोलार्ध में भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और 22 दिसंबर के बाद से 21 मार्च तक दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, और उसके बाद भी छोटी होती जाएगी, है ना, क्योंकि सूर्य क्या है, दक्षिण उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यही आगे इसमें दिन रात की जो पॉइंट है, दिन रातों की अवधि वाला, उसमें यही चीज समझाई गई है कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा की ओर बढ़ रही हैं तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में, और सूर्य की किरणें जब मकर रेखा की ओर बढ़ेंगी तो दिन की अवधि दक्षिण गोलार्ध में बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सबको आ गया समझ में? जी सर। जी सर। चलिए। जी सर, इसीलिए सर 21 जून को योगा डे मनाने का वन ऑफ द रीजन यही होता है। वो अलग चीज है कि हाँ उस 21 जून को मनाया गया कि इसको मनाना चाहिए योगा दिवस, उसके पहले कुछ सर और भी मनाया जाता है। हाँ सर, लेकिन एक रीजन ये भी देते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है तो इसीलिए कुछ रिलेट करके बताते हैं। अच्छा, हो सकता है ये रीजन तो खैर वैसे ये वैलिड होनी होना चाहिए कि हाँ सबसे बड़ा दिन है इसलिए योगा दिवस मनाया जाए। उसके पहले योगा दिवस मनाने का कारण ये था कि हाँ भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना, एक बड़ा रीजन यही है ना, कि जी सर। इंडियन कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, इसलिए हम बट योगा सर दिवस। इंडिया में डिफरेंट डेट होती है, यूएन में जब डिसाइड हुआ तो 21 जून इसीलिए हुई थी। हाँ ये हो सकता है, ये अपन कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे का पॉइंट क्या है, ज्वार भाटा, ठीक है ना। अब ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा में दो शब्द है, एक तो ज्वार दूसरा भाटा। आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। चलिए, ज्वार भाटा में एक्चुअली दो शब्द हैं, ज्वार और भाटा, ठीक है ना। ज्वार मतलब समुद्री जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना कहलाता है ज्वार, और भाटा यानी समुद्री जल का नीचे गिरकर पीछे की ओर हटना, ये कहलाता है भाटा। और इसको बोलते हैं हम ज्वार भाटा। क्या, ऊपर उठा आगे बढ़ा यानी ज्वार, नीचे उतरा पीछे हटा भाटा, दोनों को ही सम्मिलित नाम दिया गया है, क्या, ज्वार भाटा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ज्वार भाटा का, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव या आकर्षण बल का प्रभाव, है ना। और इसके आकर्षण बल से क्या होता है, समुद्र का जल जो है वो आकर्षित होकर थोड़ा सा ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है ना। इस स्थिति को हम कह रहे हैं ज्वार। और ऐसी ही अब इसी अवस्था में दो तरह के बल कार्य कर रहे होते हैं ज्वार भाटा के लिए, जो मुख्य रूप से कारण जो इसके हैं, एक तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, और दूसरा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होने वाला अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी पर सभी जगह ज्वार ज्वार भाटा आने के कारण सिर्फ और सिर्फ ये दो बल हैं, कौन कौन से, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण और दूसरा अपकेंद्री बल, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई
ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, इसके प्रभावित करने वाले कारक कई सारे नीचे हमने 3-4 पॉइंट लिखे हैं उसमें। तो एक तो क्या होगा कि समुद्र के जल की गहराई क्या है, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना जल अधिक मात्रा में प्राप्त होगा किसको, ज्वार को बनने के लिए। आकर्षण बल से उतना ज्यादा बल प्रभावी रूप से लिया जा सकता है। दूसरा, घूर्णन बल के द्वारा उत्पन्न अपकेंद्री बल का प्रभाव डालता है। तीसरा क्या है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही रेखा में होते हैं, इस अवस्था को कहते हैं हम सिजगी या युति वियुति। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थिति में आए, तब इसको हम सिजगी या फिर युति वियुति की स्थिति कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस पर पड़ता है, पृथ्वी पर। इस अवस्था में जब तीनों ही एक रेखा में होते हैं, तो क्या होता है, समुद्री जल बहुत अच्छे पर ज्यादा आकर्षण प्रभाव पड़ेगा तो वो ज्यादा ऊंचा ज्वार पैदा होगा वहां पर, है ना। और इस आगे अपन जब इसको पेज को, ज्वार भाटा के पॉइंट को आगे देख रहे होंगे, तो एक छोटी सी फोटो बनाई गई है ना। नीचे अपन देखेंगे, दिख रही है सबको। जी सर। जी सर। जी सर। अर्थ अर्थ है, मून है और सन है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं, तीनों के तीनों समकोणीय अवस्था में है। समकोणीय अवस्था में जब होंगे तो आकर्षण बल थोड़ा सा कम प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आकर्षण बल को निरस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विपरीत दिशा में आकर्षण बल लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम जो देख रहे हैं कि पृथ्वी से पर चंद्रमा की जो स्थिति है वो काफी क्लोज है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से बहुत नजदीक है, इसलिए सूर्य का आकर्षण बल से ज्यादा प्रभावी आकर्षण बल किसका होता है, चंद्रमा का, है ना। तो जब चंद्रमा अपनी ओर समुद्री जल को खींचता है तो एक ऊंचाई जैसा दिख रहा होगा, उभार जैसा, है ना। दिख रहा है ना सभी को। जी सर। और उसके जी विपरीत अपन, हाँ, उसके विपरीत अपन देख रहे हैं अपकेंद्री बल कार्य करेगा पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए, जिससे कि ज्वार दूसरी तरफ भी पैदा हो रहा है। ज्वार यानी उभार, उठा हुआ जो दिख रहा है जल स्तर। ठीक है। तो अब और एक तरफ अपन स्थिति समकोण में क्या देख रहे हैं कि सूर्य का आकर्षण बल भी कुछ हद तक ज्वार पैदा कर रहा है। इन इसके विपरीत अवस्था में अपकेंद्रीय बल संतुलन बनाने के लिए ज्वार पैदा कर रहा है। ठीक है ना। इस तरह से हमेशा ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटा की स्थिति आकर्षण बल के कारण बनी रहती है। अब चंद्रमा चाहे समकोणीय अवस्था में हो तीनों, या फिर कहीं पर भी हो, हमेशा क्या होगा, ज्वार और भाटा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल लगातार काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, समुद्री जल जो है वो थोड़ा सा आकर्षण के प्रभाव में आकर उठेगा, और जब समुद्र तट की ओर बढ़ेगा तो इसको हम क्या कह देते हैं, ज्वार। और अपकेंद्रीय दूसरा बल क्या है, जो पृथ्वी के घूर्णन करते वक्त पैदा हो रहा है, जो कि पृथ्वी पर संतुलन की स्थिति बनाए रखता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा या अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण ज्वार भाटा की स्थिति इससे बनी रहती है। ठीक है ना। चलिए, अब ये सूर्य व चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। सूर्य व चंद्र ग्रहण क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट ये हो रहा था कि जैसे ये अब केंद्रीय बल और सूर्य का बल जो लग रहा है, तो आप ये जो ग्राफ में ये दर्शा रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्या आप केंद्रीय बल सूर्य के बल से। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है वो तो। एक्चुअली क्या है, हम पेन से बनाते हैं, हम दोबारा से मिटा नहीं के एक जैसा नहीं कर सकते ना। इस बस, और नहीं कुछ नहीं सर, थोड़ा बाकी। इसमें देख रहा था ना, तो इस वजह से बस मैंने पूछा था कि हाँ, ये ज्यादा लगता है क्या फिर समान ऐसा कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली अपकेंद्री बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ संतुलनकारी बल है। यानी पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण आकर्षण बल को संतुलित करते हुए उसी अवस्था में अपकेंद्री बल कार्य कर रहा होता है, जो कि क्या करता है, पृथ्वी पर जल स्तर का संतुलन बनाए रखता है। वरना क्या होगा, एक तरफ जल ज्यादा जी एक सर, तरफ जी कम, सर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं है समझ ना। तो आ गया, लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, बस इतना ही है कि अपकेंद्रीय बल जो थैंक है यू वो सर, थैंक यू। संतुलनकारी बल है, और सिर्फ संतुलन के लिए ये ज्वार पैदा होता है इससे पृथ्वी पर। ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन। सर सर, हाँ, ज्वार की ऊंचाई अधिकतम कितनी हो सकती है?
अधिकतम सबसे जो ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ पर आता है सबसे ऊंचा, किसको पता? फंडी की खाड़ी है, पता होगा, सुना होगा शायद, फंडी की खाड़ी कनाडा के पास, वहां पर सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अधिकतम इसकी जो ऊंचाई देखी गई है वो लगभग 15 से 18 मीटर हाइट। ठीक है, सबसे ऊंचा और 15 से सर 18 मीटर। सर सुनामी की ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है? सुनामी अलग चीज है, सुनामी का कारण बहुत अलग है। सुनामी और इसको हम तुलना नहीं कर सकते हैं। सुनामी की लहरों की ऊंचाई डिपेंड करती है कितना बल है। सुनामी का आने का कारण भूकंप है, या फिर प्लेटों के टकराने की वजह से, जो प्लेट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से, प्लेट में जो मूवमेंट होता है उससे समुद्र का जलस्तर ऊंचा नीचा होता है। और सुनामी बिल्कुल ही अलग चीज है। सुनामी की लहरें, और ये 60-60 मीटर तक हाइट भी गई है। अभी जो सुनामी पिछले 2004 में जब आई थी, है ना, तो ये 60 मीटर तक हाइट चली जाती है। और डिपेंड करता है कि वो बल कितना प्रभावी है, बढ़ भी सकती है, 60 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, तो सुनामी बिल्कुल ही अलग चीज है। ज्वार एक दैनिक घटना है आकर्षण बल के कारण, है ना। जी सर। ठीक है, अभी अपन जब सुनामी पढ़ेंगे तो वो रीजन पढ़ेंगे कि सुनामी के आने के कारण क्या थे और क्या स्थिति है, क्या नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब अपन देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बहुत छोटे, सभी को पता होगा सूर्य और चंद्र ग्रहण, कि भाई सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इस अवस्था को हम चंद्र ग्रहण कह देते हैं। अब युति और वियुति, जो एक बात हम कह रहे थे, वो लिखा है युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में और वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति में रहते हैं, है नहीं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, युति और वियुति की। अब 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। एक पॉइंट है, हो सकता कभी क्वेश्चन में प्रीलिम्स में आ जाए तो एक डाल दिया गया है। ठीक है ना। अब सूर्य ग्रहण हमेशा ही क्या होगा? अमावस्या की स्थिति में होगा। ऐसा क्यों? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होगा, ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? क्योंकि सर अमावस्या के दिन चांद पूरी तरह से छिप जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। हाँ, और कोई और बताएगा? सर न्यू मून डे पे मून की पोजीशन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में होती है। न्यू मून डे पर अमावस्या में होगा ना सूर्य पूर्ण ग्रहण तो। तो सर जो फेस होता है मून का हाँ सन हाँ की तरफ, उसके हाँ अपोजिट साइड हमें दिखती है। हाँ, इसीलिए एक्चुअली यही रीजन है। इसलिए अमावस्या यानी कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्रमा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए अमावस्या है। और वह स्थिति कब है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ना। इसीलिए सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है ना। आ गया समझ में नरेश? आ गया सबको क्लियर? जी जी सर। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक इस सारे पॉइंट्स में? सर सर हाँ, हेलो। ये युति और ये व्युति सर, ये आपने बताई, ये मतलब क्या होता है? युति वियुति एक स्थिति है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की, जब तीनों ही एक सीधी रेखा में होते हैं, उस अवस्था को हम युति वियुति या सिजगी कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, युति ओके वियुति या सर। सिजगी। ठीक है। ओके सर। और ओके सर। युति और वियुति दोनों के लिए, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, और वियुति कब होता है? जब चंद्र ग्रहण है। और दोनों ही अवस्था में एक सीधी रेखा में है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, है ना। ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक क्या?
जो पढ़ा अपन ने। अब ये जो आज पढ़ाया गया है सभी पॉइंट्स उसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, पृथ्वी की स्थिति सभी इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारा ही सारा ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस तक में भी आते हैं, ऋतु परिवर्तन से संबंधित। सर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा सर कहाँ आता है, वो याद नहीं आ पा रहा सर। 4 बार ज्वार 4 बार भाटा साउथहैम्पटन में आता है, लंदन के पास, ओके सर, थैंक यू। है ना। और सर पृथ्वी गुजरात में कहाँ पर आता है सबसे ऊंचा ज्वार? सर ओखा तट पड़ता है कच्छ की खाड़ी में, वहां पे आता है। कच्छ की खाड़ी में, हाँ। उसकी हाइट लगभग 2.7 मीटर के आसपास रहती है, ठीक है ना। तो ये कच्छ की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भारत का आता है, ठीक है। हम्म। और कोई किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? सर सर ज्वार भाटा कितने तरह के होते हैं? ज्वार भाटा 2 तरह के, एक निम्न ज्वार एक उच्च ज्वार, जो कह सकते हैं इजीली कि हाँ 2 तरह की कैटेगरीज को अगर हम विभाजित करें तो एक उच्च ज्वार कहलाती है, एक निम्न ज्वार कहलाती है। हमने ज्वार भाटा में एक चीज मेंशन की है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही दिशा में होते हैं तो होता क्या है, चंद्रमा के आकर्षण बल से थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है सामान्य ज्वार उच्च ज्वार की तुलना में, लगभग 20% बढ़ जाता है, तो इसको हम उच्च ज्वार कह देते हैं वैसे। और जब दूरी समकोणीय रहती है तब निम्न ज्वार की स्थिति बनती है, ठीक है ना। सर ये दीर्घ ज्वार और उच्च ज्वार में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है, दीर्घ ज्वार उच्च ज्वार, ओके सर। है ना। वो तो शब्दावली है कि दीर्घ ज्वार कह रहे हैं आप, हम उच्च ज्वार कह रहे हैं, वो शब्दावली है एक तरह की, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट? एक बार इसको पढ़ना जो अपन ने आज लिखा है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, पूरा प्री मेंस दोनों के लिए ही। हमेशा ऋतु परिवर्तन से संबंधित मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, आने वाले भविष्य में भी आ सकता है। प्रीलिम्स के लिए सभी तारीखें सभी अवस्थाएं सब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसके फिर से मैं नोट्स तैयार कर दूंगा ताकि पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प होती रहे, ठीक है ना। सर हम्म। सर थोड़ा फ्री के लिए सर आप गाइड कीजिए, कैसे दिए हम उसके लिए पता नहीं चल रहा, प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए, सर प्रीलिम्स में अभी जो देखो सबको पता है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप एक काम करिए, एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सेट ले आइए। मैं ज्योग्राफी की नहीं कह रही हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट्स की कह रही हूँ, क्योंकि सर मेरी थोड़ी बीच में पढ़ाई रुक गई थी अभी 2 महीने से, तो सर उसके लिए कह रही हूँ। और सर जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए सर कौन से सर किसकी लें सर, कौन सी बेटर होगी? देखिए टेस्ट सीरीज तो लगभग लगभग सभी की अच्छी है, किसी की बुरी नहीं कह सकते कि किसी की खराब है या कुछ भी है, लेकिन होता क्या सर है लेने से क्या है? यूपीएससी के लिए विजन आईएएस की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती है ना। सर हिंदी पीसीएस के माध्यम, लिए मैंने भी ना बिहार पीसीएस और इसके लिए यूपी पीसीएस के लिए, तो मैं पीसीएस यूपी पीसीएस वाले की कह रही हूँ सर। अगर यूपीपीसी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दृष्टि अगर दे रहा है तो दृष्टि से अच्छी टेस्ट सीरीज किसी की नहीं है फिलहाल, है ना। क्योंकि हिंदी माध्यम में दृष्टि से अच्छा मैटर कोई तैयार अभी नहीं कर रहा है, वो टीम वर्क किसी के पास इतना अच्छा नहीं है वर्तमान की कंडीशन में, है ना। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज के लिए दृष्टि अगर मिलता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और तैयारी के लिए सबसे ज्यादा आप फोकस ये करें प्रीलिम्स के लिए कि यूपी की जीए, जनसंख्या, यूपी की जितना भी जीके है, और करंट अफेयर्स यूपी से संबंधित, यूपी की योजनाएं, सब कुछ एक बार यूपी का देखें, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा यूपी और यूपी की जनसंख्या या यूपी की जीके से आने वाले हैं। उसके बाद क्या होते हैं, योजनाओं के अलावा छोटी छोटी चीजें, अगर सांस्कृतिक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तो वो आएगा ही आएगा, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर किसी और एक्सप्रेसवे की बात हो या कोई बड़ी घटना घटी, तो वो हमेशा यूपी के करंट अफेयर्स अगर कोई पॉइंट ऐसा है तो वो आएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, उससे करीब 5-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स से आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। पर्यावरण से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं 8 से 10, उसके लिए करंट अफेयर्स हुआ या फिर लूसेंट की पर्यावरण की अच्छी बुक होती है वो भी आप सर पढ़ सकते हो। सर इकोसिस्टम से ज्यादा आते हैं एनवायरमेंट से। हाँ
तो उसके लिए लूसेंट की बुक तो मेरे को अच्छी लगी, उसमें अच्छा है, सारी चीजें कवर भी करते हैं, सारे टॉपिक भी कवर करते हैं। लूसेंट की आती है पर्यावरण की, इकोलॉजी की, बड़ी अच्छी बुक लगी है। फैक्ट भी उसके गलत नहीं है, सही फैक्ट, जानकारी सही है सारी, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए फिर आज की क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू धर्मेंद्र।